लास्ट वीडियो में हमने नी जॉइंट की पैथोमैकेनिक्स के बारे में बात की थी। आज हम लोग नी जॉइंट की इवैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। पेशेंट जब भी हमारे पास नी की प्रॉब्लम के साथ आएगा तो सबसे पहले हम लोग उससे ये सवाल पूछेंगे कि नी का प्रॉब्लम सडन ट्रॉमा की वजह से हुआ है, मतलब ये कि डायरेक्ट ब्लो की वजह से हुआ है, ट्विस्टिंग की वजह से हुआ है, या फिर क्रॉनिक नेचर है। क्रॉनिक नेचर का क्या मतलब है कि नी के अंदर ये जो प्रॉब्लम है ये ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सो हम लोग दो सवाल पूछेंगे, सडन ट्रॉमा की वजह से हुआ है या फिर क्रॉनिक नेचर की वजह से हुआ है। अगर पेशेंट ने ये बात बोली कि नी के अंदर प्रॉब्लम सडन ट्रॉमा की वजह से हुआ है तो फर्दर हम लोग कुछ सवाल पूछेंगे उससे। पेशेंट से सबसे पहले पूछेंगे किस तरह इंजरी हुई है, डायरेक्ट ब्लो की वजह से हुआ है, ट्विस्टिंग की वजह से हुआ है। इससे हमें ये पता चलेगा कि नी के अंदर कितना डैमेज हुआ है। फिर हम लोग पेशेंट से पूछेंगे कि डिड यू फील अ पॉप। इसका क्या मतलब है कि ट्रॉमा के वक्त नी के अंदर से कोई साउंड तो नहीं सुनाई दी। जब ट्रॉमा के वक्त नी के अंदर से कोई साउंड सुनाई देगी तो दैट्स मीन कि वहाँ पे कोई लिगामेंट का टियर हुआ है। इस वजह से हम लोग ये सवाल पूछते हैं पेशेंट से, डिड यू फील अ पॉप। नेक्स्ट हम लोग पूछेंगे कि नी स्वेल हुई थी। अगर नी स्वेल हुई है तो कितनी देर बाद आपने नोटिस किया है आफ्टर इंजरी। अब जब भी हमारे पास नी की स्वेलिंग होती है तो दैट्स मीन वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है। जितनी जल्दी इन्फ्लेमेशन होगी इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे कोई फ्रैक्चर हुआ है, लिगामेंट का टियर हुआ है। इस वजह से हम लोग ये सवाल पूछते हैं कि नी स्वेल हुई थी, और अगर हुई है तो इंजरी के बाद आपने कितनी देर बाद नोटिस किया है। अगर पेशेंट ये बोले कि नी के अंदर प्रॉब्लम क्रॉनिक नेचर है, मतलब कि नी के अंदर जो प्रॉब्लम आया है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ है, तो फिर उस टाइम पर हम लोग उससे क्या सवाल पूछेंगे। सबसे पहले हम ये सवाल पूछेंगे कि डज द नी क्लिक और पॉप। इसका क्या मतलब है कि जब भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं उस दौरान नी के अंदर से कोई साउंड सुनाई देती है। ये हम लोग सवाल क्यों करते हैं, फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। फिर हम लोग पूछेंगे कि क्या कभी नी लॉक्ड हुआ है। इससे हमें ये पता चलेगा कि नी जॉइंट के अंदर कितनी वीकनेस है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइट ऑफ पेन। इसका क्या मतलब है कि नी में किस स्पेसिफिक लोकेशन में पेन है। नी जॉइंट सेंसरी इनर्वेशन लेता है फ्रॉम L3 टू S2। अगर L3 टू S2 की बात करें तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी नर्व्स आती हैं, फिमोरल नर्व, टिबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व एंड ऑब्टूरेटर नर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं फिमोरल नर्व की। फिमोरल नर्व की रूट वैल्यू होती है L2 टू L4। टिबियल नर्व की रूट वैल्यू होती है L4 टू S3। देन कॉमन पेरोनियल नर्व की रूट वैल्यू होती है फ्रॉम L4 टू S2 एंड ऑब्टूरेटर नर्व की रूट वैल्यू होती है L2 टू L4। अगर फिमोरल नर्व की बात की जाए तो जो फिमोरल नर्व होता है वो हमारे पास एंटीरियर और मीडियल साइड ऑफ द नी को सप्लाई करती है। देन अगर टिबियल नर्व की बात की जाए तो टिबियल नर्व हमारे पास नी के पोस्टीरियर साइड के ऊपर और लेटरल साइड के ऊपर सप्लाई करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व हमारे पास सप्लाई करती है नी की लेटरल साइड के ऊपर। ठीक है, सो नी जॉइंट सेंसरी इनर्वेशन लेता है फ्रॉम L3 टू S2। मैंने क्या बोला कि नी की जो एंटीरियर और मीडियल साइड होती है वो सेंसरी इनर्वेशन कहाँ से लेती है, फिमोरल नर्व से। और फिमोरल नर्व की रूट वैल्यू क्या होती है, L2 टू L4। अब L2 टू L4 में भी जो मेजर नर्व रूट होती है वो हमारे पास होती है L3। ठीक है,
अब नी के अंदर जो सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होता है वो नी की एंटीरियर और मीडियल साइड के ऊपर होता है। अगर L3 सेगमेंट की बात करें तो जो L3 सेगमेंट होता है वो नी से इतना बिलो एक्सटेंड नहीं करता। अगर पेशेंट ये बोले कि नी का जो पेन है वो रेडिएट करके मिड लेग से बिलो तक जा रहा है, दैट्स मीन कि ये कोई सिवियर कंडीशन है, कोई और नर्व भी इन्वॉल्व है। इस वजह से फर्दर इवेल्युएशन और डायग्नोस की ज़रूरत होती है। समटाइम्स इस तरह होता है कि नी का जो पेन होता है वो नी में स्टे नहीं करता, नी का पेन स्प्रेड होकर किसी और एरिया में भी चला जाता है। नी की जो एंटीरियर और मीडियल साइड होती है वो सेंसरी इनर्वेशन कहाँ से लेती है? फ्रॉम फीमोरल नर्व। इसी तरह अगर हम लोग थाई बोन की बात करें, मतलब ये कि फीमर बोन की बात करें, तो वो भी एंटीरियर और मीडियल साइड से सेंसरी इनर्वेशन लेता है फ्रॉम फीमोरल नर्व। और अगर फीमोरल नर्व की रूट वैल्यू की बात करें तो वो क्या होती है? L2 to L4। और स्पेशली जो मेजर रूट वैल्यू होती है फीमोरल नर्व की वो हमारे पास होती है L3। समटाइम्स जब नी में पेन होगा तो वो पेन हमारे पास स्प्रेड होके नी की एंटीरियर और मीडियल साइड के ऊपर भी आ जाता है। उसका क्या रीज़न है कि जो हमारे पास नी की एंटीरियर और मीडियल साइड है और जो थाई की एंटीरियर और मीडियल साइड है, दोनों को हमारे पास कौन सी नर्व सप्लाई करती है? फीमोरल नर्व। इस वजह से डायग्नोस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि क्या नी में प्रॉब्लम है या फिर हिप जॉइंट के एंटीरियर कोई प्रॉब्लम है, मतलब ये कि फीमर की एंटीरियर साइड के ऊपर कोई प्रॉब्लम है। जब भी नी में इफ्यूजन होगी, मतलब नी के अंदर स्वेलिंग होगी, तो उसकी वजह से हमारे पास जो नी की बैक साइड है वो स्ट्रेच होगी, मतलब पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेच होगा। जब पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेच होगा तो नी में पेन होगा। नी की जब स्वेलिंग होगी तो उसकी वजह से हमारे पास नी में पेन होगा। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि जो हमारे पास नी जॉइंट की पोस्टीरियर साइड होती है वो सेंसरी इनर्वेशन कौन सी नर्व से लेती है? टिबियल नर्व से। टिबियल नर्व की रूट वैल्यू क्या है? L4 to S3। लेकिन मेजर रूट वैल्यू टिबियल नर्व की कौन सी होती है? S1 एंड S2। अगर टिबियल नर्व की बात की जाए तो वो हमारे पास फुट को भी सप्लाई करती है। जब भी हमारे पास नी की पोस्टीरियर साइड के ऊपर पेन होगा तो वो पेन रेडिएट करके फुट में भी जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नर्व हमारे पास नी की पोस्टीरियर साइड को सप्लाई कर रही थी, टिबियल नर्व, वो फुट में भी जाती है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास नी की एंटीरियर और मीडियल साइड के ऊपर पेन होगा तो वो पेन रेडिएट करके थाई की एंटीरियर और मीडियल साइड के ऊपर जाएगा। और जब हमारे पास नी की पोस्टीरियर साइड के ऊपर पेन होगा तो वो पेन रेडिएट करके फुट में भी जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ऑनसेट ऑफ पेन। ऑनसेट ऑफ पेन का क्या मतलब है कि पेन किस तरह स्टार्ट हुआ है? सडन हुआ है, मतलब किसी ट्रॉमा की वजह से हुआ है, या फिर क्रॉनिक है? अगर पेन सडन स्टार्ट हुआ है, मतलब किसी ट्रॉमा की वजह से हुआ है, तो फिर हमारे पास कहाँ कहाँ पर इंजरीज आ सकती हैं? अब ट्रॉमा में हमारे पास क्या क्या हो सकता है? डायरेक्ट ब्लो या फिर ट्विस्टिंग। नी जब अचानक से एक्सटर्नल रोटेशन में चला जाएगा तो उसकी वजह से कौन कौन से लिगामेंट्स टीयर हो सकते हैं? मीडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड कॉरिनरी लिगामेंट। कॉरिनरी लिगामेंट का क्या काम है कि वो हमारे पास मेनिस्कस को टिबिया के साथ अटैच करवाता है। और उसके अलावा हमारे पास मेनिस्कस भी टीयर हो सकता है। कौन सा मेनिस्कस? मीडियल मेनिस्कस। मैंने क्या बोला है कि जब नी अचानक से एक्सटर्नल रोटेशन में जाएगी तो दो लिगामेंट्स
बी टीयर हो सकते हैं कौन कौन से? मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट कौन से ग्रेड में टीयर हो सकता है? ग्रेड 1 में। उसके अलावा कॉरिनरी लिगामेंट, और जो मीडियल मेनिस्कस है वो बी टीयर हो सकता है। अगर कोई अचानक से हिट करेगा, मतलब ये कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा आउटसाइड ऑफ द नी, तो उसकी वजह से भी हमारे पास मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर मीडियल कैप्सूल डैमेज हो सकता है। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि जब नी के ऊपर अचानक से ट्विस्टिंग होगी तो उसकी वजह से मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, कॉरिनरी लिगामेंट और मीडियल मेनिस्कस डैमेज हो सकता है। और अगर अचानक से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करे आउटसाइड ऑफ द नी, तो उसकी वजह से भी हमारे पास मीडियल कोलेटरल लिगामेंट या फिर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या फिर पोस्टीरियर मीडियल कैप्सूल डैमेज हो सकता है। दोनों कंडीशंस में हमारे पास पेन होगी, स्वेलिंग होगी, उसके अलावा हमारे पास मूव करने में डिफ़िकल्टी होगी। नी में जो आहिस्ता आहिस्ता पेन स्टार्ट होता है तो वो ज़्यादातर किसकी वजह से होता है? डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ की वजह से, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, स्पॉन्डिलोलाइसिस की वजह से। अगर हम लोग डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ की बात करें तो बताते हैं कि जिन लोगों को डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ होता है उनमें जो पेन होता है वो एक तो सुबह के वक्त होता है और शाम के वक्त, मतलब एंड ऑफ डे में। अगर डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो कार्टिलेज होती है वो डैमेज हो जाता है। जब कार्टिलेज डैमेज होगा तो कुशनिंग नहीं होगी। जब कुशनिंग नहीं होगी तो पेन होगा, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगी। जो डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें सुबह के वक्त और शाम के वक्त, एंड ऑफ डे में जो है वो पेन होता है ज़्यादातर। अब सुबह पेन क्यों होता है? अगर डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ के पेशेंट्स की बात करें, जब वो रात को सोते हैं तो उसकी वजह से उनके जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं। जब वो सुबह उठेंगे तो उनको जॉइंट्स में स्टिफनेस फील होगी, पेन फील होगा, लेकिन जैसे ही वो वॉक करना स्टार्ट करेंगे तो उसकी वजह से जॉइंट्स वार्म अप होंगे और स्टिफनेस क्या हो जाएगी? कम होगी। जब स्टिफनेस कम होगी तो पेन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके अलावा डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ के पेशेंट्स में डे के एंड में भी पेन होता है। उसका क्या रीज़न है कि अगर उन्होंने दिन के वक्त एक्सट्रीम कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है या फिर ज़्यादा वॉक किया है, उसकी वजह से हमारे पास जॉइंट्स में स्ट्रेस इंक्रीज़ होगा। जब जॉइंट में स्ट्रेस इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा? पेन होगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ के पेशेंट्स में सुबह के वक्त और डे के एंड में पेन होता है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास नी का प्रॉब्लम ज़्यादा वर्सन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रीसेंट इमोबिलाइजेशन, अचानक से एक्टिविटीज़ के अंदर चेंजेस ले आना, पास्ट इंजरीज, पैटेलोफेमरल जॉइंट का डिसफंक्शन, कॉर्डिसेप्स की वीकनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ते हैं रीसेंट इमोबिलाइजेशन के रीसेंट इमोबिलाइजेशन से नी का प्रॉब्लम कैसे वर्सन होता है। अगर कास्ट और ब्रेस वगैरह की बात की जाए तो जब भी कास्ट और ब्रेस का यूज़ किया जाता है तो उसकी वजह से मसल्स क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। जब मसल्स वीक होंगे तो जॉइंट्स को लेस सपोर्ट मिलेगा और फिर क्या होगा? पेन होगा। देन आ जाता है अल्टरनेशन इन एक्टिविटीज़, कि जब हम लोग अचानक से एक्टिविटीज़ के अंदर चेंजेस लेके आएंगे तो उसकी वजह से भी हमारे पास नी का प्रॉब्लम वर्सन हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अचानक से हमने वॉकिंग करना स्टार्ट की सुबह के वक्त, ठीक है, फिर कुछ दिन की एंड देन अचानक से छोड़ दी। जब अचानक से वॉकिंग छोड़ दी तो उसकी वजह से हमारे पास मसल्स क्या होंगे? वीक हो जाएंगे, मतलब मसल्स लेस एक्टिव हो जाएंगे और पेन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है पास्ट इंजरीज।
अगर पास्ट इंजरीज की बात करें, जब भी नी के अंदर इंजरी होती है, फॉर एग्जांपल लिगामेंट या मेनिस्काई का टियर होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीजेस हो जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी पैटिलोफेमरल जॉइंट डिसफंक्शन। अब पैटिलोफेमरल जॉइंट बनता किस तरह है, जब पैटिला फीमर बोन के साथ मीट करता है, ठीक है। अब जब भी ना हमारे पास नी का ओवर यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से हमारे पास पैटिलोफेमरल जॉइंट का डिसफंक्शन हो सकता है, इंजरी की वजह से हो सकता है, सर्जरी की वजह से हमारे पास पैटिलोफेमरल जॉइंट का डिसफंक्शन हो सकता है। देन अगर मसल्स वीक हो गए हैं तो उसकी वजह से हमारे पास पैटिला ठीक तरह से स्टेबलाइज नहीं होगा। तो जब पैटिला ठीक तरह से स्टेबलाइज नहीं होगा तो उसकी वजह से भी हमारे पास पैटिलोफेमरल जॉइंट का डिसफंक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन का क्या मतलब है, स्वेलिंग। अगर आर्टिकुलर इफ्यूजन की बात की जाए तो आर्टिकुलर इफ्यूजन का क्या मतलब है कि जब एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है जॉइंट्स में तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकुलर इफ्यूजन। आर्टिकुलर इफ्यूजन दो तरह की होती है, हीम अर्थरोसिस एंड साइनोवियल इफ्यूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं हीम अर्थरोसिस की। हीम अर्थरोसिस का क्या मतलब है कि जब हमारे पास ब्लड लीक करके जॉइंट्स में जमा होना शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से जो स्वेलिंग होगी, इफ्यूजन होगी, उसको हम लोग बोलते हैं हीम अर्थरोसिस। ये जो हीम अर्थरोसिस है ये इंजरी के कुछ मिनट्स बाद या कुछ आवर्स बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड देन हीम अर्थरोसिस ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होती है एज़ कम्पेयर टू साइनोवियल इफ्यूजन। उसका क्या रीज़न है कि हीम अर्थरोसिस में कैप्सूलर नोसिसेप्टर्स मतलब कैप्सूल के जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो केमिकल्स को स्टिमुलेट करवाते हैं। इसी वजह से जो हीम अर्थरोसिस है वो ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है एज़ कम्पेयर टू साइनोवियल इफ्यूजन। अब हम लोग बात करते हैं साइनोवियल इफ्यूजन की। साइनोवियल इफ्यूजन का क्या मतलब है कि जब हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन ज़्यादा साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से जब जॉइंट स्वेल होगा उसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल इफ्यूजन। साइनोवियल इफ्यूजन तकरीबन 6 से 12 घंटे के अंदर होती है, ठीक है। और साइनोवियल इफ्यूजन में जो पेन होता है वो कौन सा होता है, डल पेन होता है। जब भी हमारे पास मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का कंप्लीट रैप्चर हो जाएगा, मतलब मीडियल कोलेटरल लिगामेंट कंप्लीट टियर हो जाएगा, तो उस टाइम पर हमारे पास इफ्यूजन नहीं होगी, मतलब स्वेलिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड है वो लीक कर गया है फ्रॉम द जॉइंट कैप्सूल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ पेन एंड अदर सिम्टम्स। नेचर ऑफ पेन का क्या मतलब है कि किस तरह का पेन है, डल पेन है, बर्निंग पेन है, शार्प पेन है। जब भी ट्रॉमा होगा तो उसके बाद क्या होगा, पेन। सो पेन किसकी वजह से होता है, ट्रॉमा की वजह से होता है। नेक्स्ट ये बात लिखी है कि जब मीडियल कैप्सूल या मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का माइनर या मॉडरेट स्प्रेन होगा, मतलब जब मीडियल कोलेटरल लिगामेंट या मीडियल कैप्सूल का पार्शियल टियर होगा। पार्शियल टियर का क्या मतलब है कि मीडियल कोलेटरल लिगामेंट या मीडियल कैप्सूल के कुछ फाइबर्स इंटैक्ट हैं और कुछ फाइबर्स टियर हो गए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल टियर। सो जब मीडियल कैप्सूल या मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का पार्शियल टियर होगा तो बताते हैं कि इंजरी के स्टार्ट में हमारे पास ज़्यादा पेन होगा। इंजरी के स्टार्ट में ज़्यादा पेन क्यों होगा, उसका रीज़न ये है कि जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है या फिर जो मीडियल कैप्सूल है उसके कुछ फाइबर्स टियर हुए हैं और तो इंटैक्ट है। जो इंटैक्ट है वो ज़्यादा सिग्नल्स भेजेंगे पेन के टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ठीक है। देन
उसके बाद ये बात बताई गई है कि अगर मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का कंप्लीट रप्चर हो जाए, मतलब मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का कंप्लीट टियर हो जाए, तो उस टाइम पर इंजरी के स्टार्ट में कम पेन होता है। उसका क्या रीज़न है कि हमारे पास मीडियल कोलेटरल लिगामेंट कंप्लीट रप्चर हो गया है और पेन के सिग्नल्स हमारे पास कम जाएंगे। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का पार्शियल टियर होगा तो इंजरी के स्टार्ट में ज़्यादा पेन होगा, और अगर मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का कंप्लीट टियर हो गया है तो इंजरी के स्टार्ट में कम पेन होगा। नेक्स्ट आ जाता है पैटिलोफिमोरल जॉइंट पेन। अगर पैटिलोफिमोरल जॉइंट पेन की बात की जाए तो बताते हैं कि जब भी ज़्यादा देर तक बैठेंगे या फिर स्टेयर से उतरते वक्त हमारे पास पैटिलोफिमोरल जॉइंट का पेन होगा। जब भी ज़्यादा देर तक हम लोग बैठेंगे तो उसकी वजह से नी बेंट हो रही है। जब नी बेंट होगी तो कंप्रेसिव फोर्सेस ज़्यादा लग रही हैं। दैट्स मीन जब कंप्रेसिव फोर्सेस ज़्यादा लगेंगी तो उसकी वजह से हमारे पास पैटिलोफिमोरल जॉइंट का पेन होगा। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है जी, जब हम लोग स्टेयर्स से नीचे उतरेंगे तो उस टाइम पर भी हमारे पास पैटिलोफिमोरल जॉइंट का पेन होगा। बताते हैं कि स्टेयर्स से उतरते वक्त ज़्यादा पैटिलोफिमोरल जॉइंट का पेन होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेयर्स के ऊपर जाते हुए। स्टेयर्स से उतरते वक्त ज़्यादा पेन होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेयर्स पर जाते हुए। उसका क्या रीज़न होता है? जब स्टेयर्स से नीचे उतरते हैं तो क्वाड्स के जो मसल्स होते हैं वो ईसेंट्रिक कंट्रैक्शन में होते हैं। ईसेंट्रिक कंट्रैक्शन का क्या मतलब है कि जब स्टेयर्स से उतरेंगे तो जो क्वाड्स के मसल्स हैं वो लेंथन भी होते हैं और साथ कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। किस तरह कि जब स्टेयर्स से उतरते हैं तो जो क्वाड्स के मसल्स हैं वो लेंथन होते हैं और उसके साथ साथ जो नी की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी हुए होते हैं। सो नी के ऊपर क्या होगा? फिर ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। जब नी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आएगा तो पेन होगा। इसी तरह जब हम लोग स्टेयर्स पर जा रहे होते हैं तो जो क्वाड्स के मसल्स हैं वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो लेंथन में नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे पास नी जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस कम हो जाता है। जब नी जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस कम होगा तो पेन कम होगा। इसी वजह से जब स्टेयर्स से उतरते हैं तो ज़्यादा पेन होता है, जब स्टेयर्स पर जा रहे होते हैं तो कम पेन होता है। मॉर्निंग पेन का क्या मतलब है कि सुबह उठने के बाद जो पेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग पेन। मॉर्निंग पेन किसकी वजह से होता है? जॉइंट की स्टिफनेस की वजह से होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग वॉक करना स्टार्ट करते हैं तो जॉइंट्स वार्म अप होते हैं और स्टिफनेस कम हो जाती है और पेन कम हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जी फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।